जय हिंद साथियों, मैं नवीन सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट में। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। मैं आपको आज हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको हरियाणा का कोई भी टेस्ट आप दे सकते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का है, आगे मेंस में जो होगा हिंदी आएगी, या फिर अगला सीईटी जो पेपर होगा वहां काम आएगी, एसएससी जीडी में भी काम आएगी, और हरियाणा में एसटेट के जो पेपर होते हैं या फिर कहीं पर भी जहां हिंदी आती है वो सारे पेपरों में ये काम आएगी। तो साथियों, जो आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं प्यारे साथियों, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदी की बात आए और वर्ण विचार से क्वेश्चन ना आए। ये वो चैप्टर है, अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो मेरे ख्याल से हिंदी व्याकरण का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं जिससे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि जो हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? तो याद रखना है, हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत। हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? संस्कृत भाषा है। और संस्कृत की किस धातु से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? धातु, वो कौन सी धातु है? वो है सर भास धातु। वो कौन सी धातु है? भास धातु। ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर जो हिंदी है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में? कौन से अनुच्छेद में? कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा का जिक्र है? तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, 343 वो अनुच्छेद है जहां पर हिंदी भाषा का जिक्र होता है। और हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा का जिक्र है? तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का जिक्र मिलेगा। साथियों, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो हिंदी भाषा है वो संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग नंबर 17 में हिंदी भाषा का जिक्र है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिंदी है हमारी कौन सी भाषा है? तो हिंदी हमारी जो भाषा है ना वो कौन सी है? वो राष्ट्रीय भाषा है या राजभाषा है? तो साथियों, हमारी राजभाषा है। अगर आपको राष्ट्रीय भाषा मिले तो आप राजभाषा ही लिखें। मैं डायरेक्ट ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि हमारे पास जो हरियाणा के पेपर होने हैं ना उनका समय हमारे पास बहुत कम है और कम समय में हमें ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो साथियों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है कि हिंदी की हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत है। संस्कृत की भाष धातु से हिंदी का जन्म हुआ है और संविधान की 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा का जिक्र है। 8वीं अनुसूची में जिक्र है। 17वें भाग में हिंदी भाषा का जिक्र है और हिंदी हमारी जो है वो राजभाषा है। साथियों, तो मैं वर्ण विचार में सबसे पहले बात कर लेता हूं, वर्ण क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है भाषा की, जो भाषा है ना भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है ना, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है भाई? उसको आप बोलते हैं वर्ण बोलते हैं।
लेकिन साथियों, आपने एक चीज और सुनी होगी ध्वनि के बारे में कि ये सर ध्वनि क्या होती है, ध्वनि क्या होती है। ये भाषा की भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोल सकते हो आप, मौखिक इकाई ध्वनि होती है। देखो, जो ध्वनि होती है ना और वर्ण होता है, इन दोनों में साथियों यही फर्क होता है कि ध्वनि को आप ना, जो ध्वनि है वो आंखों से दिखाई नहीं देती, आंखों से दिखाई नहीं देती। आंखों से दिखाई नहीं देती, वो क्या कहलाती है? वो साथियों ध्वनि कहलाती है। उसके बाद अच्छा, जो आंखों से दिखाई देती है ना, जो आंखों से दिखाई देती है या जिसको लिख सकते हैं आप, वो वर्ण कहलाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार आ जाता है। एक बात याद रखना, यहां पर भी एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूं। देखो, अगर कभी ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए ना कि भाषा सॉरी अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें बहुत सारे बच्चे वर्ण लिखते हैं जो कि गलत हो जाएगा। भाषा की अर्थ के आधार पर आ जाए। वैसे अगर कोई आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो वर्ण है, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। अब आपके सामने अगर मैंने ये बात लिख दी तो ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे भाई, ये शब्द कहलाएगा। कैसे सर, प्रूफ करो इस बात को। देखो, अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो पै है ना, पै से क्या होता है, पै से पपीता भी बनता है, पै से पतंग भी बनता है, पै से पेज भी बनता है, न जाने इतने कौन से कितने अर्थ इसके निकल जाएंगे। इसलिए जो पै है ना, ये है तो छोटी इकाई, लेकिन पै का कोई स्टैटिक एक स्पेशल मीनिंग नहीं निकलता है। अच्छा, मैं मान लो आपके सामने एक शब्द लिख दूं, मैंने आपके सामने लिख दिया लड़का। क्या लड़का के अलग अलग मीनिंग होते हैं? नहीं सर, लड़के का एक ही मीनिंग होता है। अच्छा, मैं लिख दूं आपके सामने कुर्सी, मैंने आपके सामने लिख दी कुर्सी, क्या कुर्सी का कोई और मीनिंग होता है? मैंने आपके सामने लिख दिया पंखा, मैंने आपके सामने लिख दिया पंखा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी शब्द होते हैं ना, वो उनका अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि शब्द का अपना केवल एक मीनिंग होता है, लेकिन जो वर्ण होता है ना, उसके न जाने हम कितने मीनिंग बना सकते हैं अलग अलग, इसलिए उसका कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं होता। अच्छा साथियों, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भावार्थ के आधार पर, तो आपको आंसर देना है वाक्य, वाक्य। सही, ऐसा कैसे? एक बात बताओ मुझे, आपने सिर्फ मान लो मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया पंखा, तो आपने इसका क्या भावार्थ निकाला? क्या भावार्थ होता है? जिसका पूरा अर्थ निकले, जिसका पूरा अर्थ निकले। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख दूं कि मैंने लिखा मोहन गाना गाता है, मोहन गाना गाता है, यह पूरा वाक्य है, तो आपने इसका अर्थ निकाला होगा बिल्कुल, मोहन गाना गाता है। मैंने लिखा आपके सामने कि जो सीता है, सीता है, सीता खाना पकाती है, सीता जो है वो खाना पकाती है। आपने
कुछ तो अर्थ निकाल, यानी इसका पूरा भाव क्या है? भाव है भाई सीता खाना पकाती है। मैं लिख दूं यहां पर आपके सामने, चपड़ासी, चपड़ासी जो है, चपड़ासी घंटी बजाता है, चपड़ासी जो है वो घंटी बजाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो प्यारे साथियों वो है वर्ण। लेकिन अर्थ के आधार पर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है शब्द। और ये पूछा जाए आपसे भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है वाक्य। जैसे मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में भी आया होगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखो सर, जो वर्ण है ना, जो वर्ण है वो होते हैं दो प्रकार के। वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। जरा ध्यान से पढ़ लेना भाई। एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। एक तो होते हैं सर स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं और स्वर कितने होते, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे ना, वो स्वर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है हिंदी भाषा में 11 स्वर है। हिंदी भाषा में कितने स्वर है? 11। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर जो है उसकी परिभाषा क्या होती है, तो मैं बता दूं साथियों आपको, जो स्वर है ना उसकी परिभाषा क्या होती है, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं, उसे वर्ण कहते हैं, सॉरी स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम बोलते हैं स्वर। या फिर हमारे फेफड़ों से जो डायरेक्ट हवा निकलती है और उनके उच्चारण करते वक्त हमारे मुख का कोई भी पार्ट, किसी भी पार्ट का कोई योगदान ना हो, यानी डायरेक्ट कंठ से जो हवा निकलती है उसे स्वर बोलते हैं। लेकिन बहुत कम चांस होता है ऐसी डेफिनेशन पूछी जाए, बट पूछी जाए तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिख दूं कि वो 11 स्वर कौन से हैं, तो साथियों ए, ये आ, ई उ, ये उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हैं 11 स्वर। और आपने इनके बारे में भी पढ़ा होगा, अंग और ये इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखो ये जो है 11 स्वर है, लेकिन सर ये तो यहां तक 13 होते हैं। नहीं, आपको केवल यहां तक लेने हैं स्वर, यहां तक 11 स्वर होते हैं। सारे जानते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्वर कितने होते हैं, भाई स्वर होते हैं सर 11, और 11 आपने लिख दिए हैं। चलो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए स्वर 11 होते हैं लेकिन मात्रा कितनी होती है, मात्रा कितनी होती है, तो आपको बताना है 10। मन में क्वेश्चन आ गया सर ऐसे कैसे, स्वर 11 होते हैं लेकिन मात्रा 10 होती है, वो कौन सा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? तो साथियों याद रखना, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है ये, आपने छोटी ई की मात्रा होती है जो वो आगे की ओर से लगती है, और बड़ी ई की मात्रा होती है जो वो पीछे की ओर से आती है। छोटे ऊ की मात्रा ये होती है, बड़े ऊ की मात्रा ये होती है, री की मात्रा ये होती है,
अच्छा, ए की मात्रा क्या होती है? ए की मात्रा होती है ये। आई की मात्रा क्या होती है? आई की मात्रा होती है ये। ओ की मात्रा क्या होती है? ओ की मात्रा होती है ये भाई। और औ की मात्रा होती है ये। तो आपने देखा स्वर 11 होते हैं सर, लेकिन मात्रा जो है वो केवल 10 होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। प्यारे साथियों, अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया, ये अंग है और अ है, ये स्वर क्यों नहीं है? अगर ये स्वर नहीं है तो ये क्या है? भाई ये है अयोगवाह। ये क्या है? अयोगवाह। मन में क्वेश्चन आ गया, ये अयोगवाह क्या होता है? देखो, स्वर किसे बोलते हैं? आप स्वर की एक डेफिनेशन और ध्यान में रख सकते हैं कि जो व्यंजन के साथ मेल खा जाए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, सुनो। अब जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया कै, मैंने लिख दिया कै। साथियों, एक बात का ध्यान रखना है, जिसके नीचे ये आ जाता ना, इसको हलंत बोलते हैं। आप उसको समझेंगे कि ये आधा है, आधा अक्षर है, आधा वर्ण है। मान लो ये व्यंजन है, अगर मैं इसमें ए को ऐड कर देता हूं तो ए क्या करेगा? इसका हलंत हटा देगा, यानी इसका ये कै अपने आप में पूरा हो जाएगा, कंप्लीट बोला जाएगा। अब ये कै क्या है? ये कंप्लीट वर्ण है, अधूरा नहीं है। और ए की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अगर मैं कै में आ जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? कै का हलन तो हटेगा, साथ में आ की मात्रा भी लगेगी, का। अगर मैं कै में ई जोड़ देता हूं, ई जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा की। अगर मैं कै में बड़ी ई जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा ये की। अगर मैं कै में ऊ जोड़ देता हूं छोटे वाला तो ये बन जाएगा कु। अगर मैं कै में बड़े वाला ऊ जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा क्या? कु। अगर मैं कै में री जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा क्री। अगर मान लो मैं कै में ए जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा के। अगर मैं कै में आई जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा कई। अगर मैं कै में ओ जोड़ देता हूं, ओ जोड़ देता हूं, ये बन जाएगा को। अगर मान लो मैं कै में औ जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएगा साथियों? ये बन जाएगा कौ। बात ये केवल कै से रिलेटेड नहीं है, बात है ये कोई भी व्यंजन होना, स्वर उन सब के साथ मेल खा जाएंगे। लेकिन ये अयोगवाह है। अयोगवाह का मतलब क्या होता? मान लो मैं आपके सामने यहां अयोगवाह लिख दूं। ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है नहीं, और योग का मतलब होता है जोड़। अर्थात ये ऐसे वर्ण हैं जिनको आप व्यंजन के साथ जोड़ नहीं कर सकते। अर्थात कभी भी आपको 11 के 11 स्वर किसी व्यंजन के साथ मेल खा सकते हैं, लेकिन ये अयोगवाह मेल नहीं खाते हैं। तो आपको यह समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी भी सीटी में ये एक शिफ्ट में पूछा गया था, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? तो ये अंग और अ होते हैं। और इनके बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूं साथियों, बड़े ध्यान से पढ़ लो आप, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। जो अंग है ना, ये अंग, इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? अनुस्वार। जिसके ऊपर भी ये बिंदु लगा मिलेगा ना, ऐसा बिंदु, तो उसको अनुस्वार बोलते हैं। और अनुस्वार की डेफिनेशन होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है, नाक से हवा निकले, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अर्थात
जिसके ऊपर भी ये अंक की बिंदी होती है ना, वे अनुस्वार होते हैं। और याद रखना साथियों, आपने देखा होगा एक चंद्र बिंदु देखा होगा ऐसा, अगर ये चंद्र बिंदु जिसके ऊपर लगा होता है ना, तो उसको अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। सर ये अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त, जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त, जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त हवा नाक और मुख दोनों से निकले, नाक और मुख दोनों से निकले, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो है, ये जो विसर्ग होते हैं ना, नोट में ये बात लिख लो, नोट का मतलब होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विसर्ग जो है, विसर्ग जो है ये हमेशा स्वर के साथ ही लगते हैं, स्वर के साथ ही लगते हैं। विसर्ग कभी भी किसी व्यंजन के साथ नहीं लगता। अब आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा, सर हमने तो ये व्यंजन के साथ भी लगा देखा है, मान लो आपने देखा होगा ऐसा शब्द देख लिया हो इस प्रकार का, तो आपने सोचा ये द के साथ लगा है। लेकिन एक बात बताओ, मान लो अब आपने देखा हो, मैं यहां लिख देता हूं कि कै के साथ विसर्ग लगा है, ऐसा देख लिया होगा आपने मान लो। तो एक बात बताओ मुझे, ये कै में से मैं अगर ए अलग निकाल दूं तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। मैंने कै में से ए को अलग निकाल दिया और कै के नीचे आ गया हलंत, कै के नीचे आ गया हलंत, ए को अलग निकाल दिया और ए के साथ आ गए हैं ये विसर्ग, ए के साथ क्या आ गए हैं ये विसर्ग। तो साथियों इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है, जो व्यंजन होता है ना, अगर उसके नीचे हलंत होता है तो वो आधा होता है, लेकिन अगर वो उसके नीचे हलंत नहीं होता है तो वो अपने आप में पूरा होता है, और उसमें ना कोई स्वर ऐड होता है, तब जाकर उसका हलंत हटता है। तो और यहां पर एक बात और बता देता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे जो अंग और अह होते हैं ना, जो अंग और अह होते हैं, सॉरी, एक तो अंग होता है और एक ये होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। देखो मोस्टली 99% जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हो, ये बिंदु लगा हो, वे मोस्टली शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे मोस्टली कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जिनके ऊपर ये चंद्र बिंदु है वे मोस्टली तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे मोस्टली कौन से शब्द कहलाते हैं साथियों? वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। सर ये तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं? साथियों ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में करते थे और आज भी ज्यों का त्यों का प्रयोग कर रहे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग आज भी हम ज्यों का त्यों कर रहे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया, मान लो आपके सामने, मैंने आपके सामने लिख दिया करण, ये तत्सम शब्द है। मैंने आप सॉरी जैसे मान लो कोई भी शब्द देख लो आप, जैसे मैंने लिख दिया कर्ण, पितृ, ग्राम, ये तत्सम शब्द है। लेकिन इनका तद्भव बनाएंगे ना हम, ये हो जाएगा कान, ये हो जाएगा पिता,
और ये हो जाएगा गांव। देखो, तद्भव शब्द वे होते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग आज के समय के अनुसार हमने उनमें बदलाव करके किया है, वे तद्भव शब्द होते हैं। लेकिन ये बातें मैं अभी सारी नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने तो ये बात ध्यान में आ गई थी इसलिए आपको बता दी कि जिसके ऊपर ये अनुस्वार होता है ना साथियों, वे मोस्टली शब्द आपको तत्सम शब्द देखने को मिलेंगे, और जिनके ऊपर ये चंद्र बिंदु होता है वे मोस्टली शब्द क्या मिलेंगे आपको, तद्भव के शब्द मिलेंगे। तो अब हम जो बात करेंगे ना, अब जो हम बात करेंगे उनके ऊपर कि जो स्वरों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से होता है, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बताओ साथियों, रचना के आधार पर स्वर जो है वो कितने प्रकार के होंगे। जो रचना के आधार पर होते हैं ना, या फिर रचना की बजाय उत्पत्ति भी आपके सामने आ सकता है, उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार मूल स्वर, पहला प्रकार तो होता है साथियों मूल स्वर, और दूसरा प्रकार होता है इसका संधि स्वर। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, संधि स्वर। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है। देखो, जो मूल स्वर है ना, जो मूल स्वर है आपसे पूछ लेगा वो कितने होते हैं, सर 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अगर कोई आपसे पूछे कि मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ए, ई, आ, उ में से मूल स्वर कौन सा नहीं है, में से मूल स्वर कौन सा नहीं है। अगर आपने इन चीजों को ध्यान से पढ़ा है ना, तब जाकर आपका क्वेश्चन राइट होगा। आपने देखा, हमने पढ़ा है जो आ इज द राइट ऑप्शन। तो साथियों, आपसे क्वेश्चन नहीं वाले बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं आजकल एग्जाम में, तो आपको एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमें सारी जिंदगी हमें किताबें पढ़नी है। एग्जाम के मौके आपके जिंदगी में बार बार नहीं आते, और जो इंसान मौके पर चौका लगा देना वही सबसे अच्छा इंसान होता है, और नौकरी पाकर अपने घर वालों का नाम रोशन कर देता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो मूल स्वर है ना वो 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। लेकिन जो संधि स्वर है ना ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है, पहला होता है दीर्घ स्वर। पहला कौन सा होता है, दीर्घ स्वर होता है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है संधि स्वर। दूसरा कौन सा होता है, संधि स्वर, सॉरी, पहला कौन सा होता है, पहला होता है भैया दीर्घ स्वर, और जो दूसरा होता है ना उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं सर संयुक्त स्वर। उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मन में क्वेश्चन आ गया कि सर ये जो दीर्घ स्वर है ये कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। सुनो, ये दीर्घ स्वर है ना भाई, ये 3 होते हैं। ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। पहला होता है आ, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद बड़ा ऊ। क्यों ये दीर्घ क्यों बोले जाते हैं, इनके लघु रूप है, आ का लघु रूप ए है, इसका छोटी ई है और इसका छोटा ऊ है। अब इनसे बड़े हैं ये, इनसे बड़े हैं ये, इसलिए इन्हें कहा जाता है
दीर्घ स्वर, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो साथियों आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर मैं संयुक्त स्वर की बात करूं तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जैसे चार होते हैं, ए, आई, ओ, औ। इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि ये संयुक्त होकर बने हैं, जैसे ए प्लस ए प्लस, एक सेकंड, क्योंकि जो ये संयुक्त स्वर इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ए के प्लस में अगर मैं ई कर दूं तो ये ए बन जाएगा। अगर मैं ए के प्लस में बड़े वाली ई कर दूं तो ये आई बन जाएगा। अगर मैं ए के प्लस में ऊ कर दूं तो ये ओ बन जाएगा। और अगर मैं ए के प्लस में ये बड़े वाला ऊ कर दूं तो ये औ बन जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है साथियों कि ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर 4 होते हैं। लेकिन संधि स्वर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक दीर्घ स्वर है और एक संयुक्त स्वर है, एक दीर्घ स्वर है और एक संयुक्त स्वर है। मेरे ख्याल में इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये रचना या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने किया है। अब अगला जो वर्गीकरण कर रहे हैं हम, वो किस आधार पर करेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पर जो है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है, के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो देखो, पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इसको आप ना लघु स्वर भी बोल सकते हैं, इसको आप लघु स्वर भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन क्या है, तो आपको बोलना है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त कम से कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं। और भैया ये संख्या में 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? ए, छोटी ई, बड़ी ई या फिर री, ये 4 होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर ये मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर होते हैं वे, या फिर इन्हें गुरु स्वर बोल सकते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं साथियों? ये 7 होते हैं। ये कितने होते हैं? 7। 4 तो आपने लघु स्वर लिख लिए, और जो बाकी बच गए, जैसे बाकी कौन कौन से बचे हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ये बच गए हैं बाकी 4। ये जो है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर बोलते हैं। अगर इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा क्या होगी? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। और ये संख्या में 7 होते हैं, आपके सामने लिख दिए गए हैं। और जो तीसरा होता है ना साथियों, तीसरा होता है, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। आपने देखा होगा एक प्रकार से, जैसे ओम, ओम। आपने देखा होगा जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो आप न जाने कितने तक चले जाते हैं, ओम, इस प्रकार से।
तो कहने का मतलब ये है, हमने जो स्वरों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया है, एक तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर, और एक किया हमने मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब साथियों यहां पर मैं तीसरी प्रकार से बात कर रहा हूं, तीसरी प्रकार से वो है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण होता है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है दो प्रकार से। एक होता है सजातीय, एक क्या होता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और एक होता है विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। एक होता है सजातीय स्वर और एक होता है विजातीय स्वर। सर ये जो है सजातीय स्वर कितने होते हैं? सजातीय स्वर होते हैं 3, और विजातीय स्वर कितने होते हैं? विजातीय स्वर होते हैं 4। सर कौन कौन से होते हैं? तो एक बात का ध्यान रखना, मैं इनकी ट्रिक आपको बताता हूं। आपने जो दीर्घ स्वर देखे हैं ना, जो दीर्घ स्वर देखे हैं, आपके नजर में दीर्घ स्वर जो है, यहां मैं लिख देता हूं, दीर्घ स्वर ये है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ एंड औ, ये दीर्घ स्वर है। एक बात बताओ मुझे, क्या इनकी जाति का कहीं और आपने वर्ण देखा? जी देखा मैंने ए। क्या इसकी जाति का? जी इसकी भी देखा ई। सर इसकी भी देखा ऊ। तो ये सजातीय है, क्योंकि इनकी जातियां कहीं ना कहीं कोई और वर्ण है, तो इसलिए इन्हें सजातीय वर्ण कहते हैं। और ये कितने हैं? केवल 3। कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ। यानी दीर्घ स्वर में ही सजातीय और विजातीय दोनों छुपे हैं, सजातीय और विजातीय दोनों ही छुपे हैं। और यहां पर जो बाकी 4 बच गए ना, वे विजातीय हैं, क्योंकि इनकी जाति का आपने कोई और वर्ण और स्वर नहीं देखा होगा। तो यहां पर सजातीय 3 है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और विजातीय कितने हैं? 4, ए, आई, ओ एंड औ। हमने जो स्वर है वो जो पढ़े हैं आप आज आपके सामने, वो 3 प्रकार से पढ़े। तो पहला रचना या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और तीसरा पढ़ा है जाति के आधार पर। साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं, अगर जिस बच्चे ने ध्यान से क्लास पढ़ी होगी, वह उन बच्चों को बिल्कुल एक एक शब्द समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके अपने शहर गोहाना में हमारा कोचिंग सेंटर है, आप सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के लिए केवल साथियों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं इसी कंटेंट के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, घर बैठे पढ़ाई का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।